हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बायोलॉजी के फाउंडेशन बैच को पढ़ रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इससे क्या क्या होता है, इसके क्या रोल हैं, इन सभी को आज के हम अपने टॉपिक में जानेंगे। पहले तो हम यह जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। तो बहुत सी सिंपल सी बात है, खाने से लेकर पचाने से और पचाने से लेकर शरीर से बाहर तक निकालने की प्रक्रिया ही डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाती है। जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो वह हमारी बॉडी में कैसे जाती है, मुंह में लेते हैं, फिर कहाँ जाती है, फिर पेट तक कैसे पहुंचती है और उसका पाचन कैसे होता है। पाचन होने के बाद फैकल मैटर के रूप में पदार्थ शरीर से बाहर आने की प्रक्रिया तक ही डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ये हो गया, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन में जिन सिस्टम का यूज होता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आपको पता है कि सिस्टम किसी एक चीज़ को नहीं कहते हैं, अनेक चीज़ें मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करती हैं। जैसे कई ईंटें मिलाकर, ईंट, सीमेंट, बालू, सब कुछ मिलाकर एक घर का निर्माण होता है, तब उसे हम घर कहते हैं। केवल एक ईंट रखी होगी तो उसे हम कभी भी घर नहीं कहेंगे। इसी तरह केवल मुंह को ही या केवल ओसोफेगस को या केवल स्टोमक को ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कह देंगे। यह प्रोसेस जहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक ख़त्म होती है डाइजेशन की प्रोसेस, जिसमें जितने जितने भी पार्ट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के काम करते हैं, जितने जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। डाइजेस्टिव खाने में हम क्या क्या यूज करते हैं? प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और वाटर। बेसिकली ये 5 चीज़ें ही हम अपने खाने के रूप में यूज करते हैं और इन्हीं का हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट्स पूरे डाइजेशन सिस्टम के रूप में, डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में फैले होते हैं। यह क्रिया इन्हीं के बीच में संपन्न होती है। इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? हमारे मुंह से लेकर हमारे एनस तक के जितने भी पार्ट्स हमारी बॉडी में फैले हुए हैं वह एलिमेंट्री कैनाल के रूप में जाने जाते हैं। इसके अंदर माउथ, बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, फिर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, यह सारे पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के रूप में जाने जाते हैं। ये पार्ट्स जो होते हैं ये तो एलिमेंट्री कैनाल के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जब ये सिस्टम अपने अपने तरीके से भोजन को पचाने का कार्य करते हैं तो इनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में जानते हैं। फिर यही डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कुछ एंजाइम, एसिड आदि के माध्यम से वे भोजन को पचाते हैं। सारी जगह से अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स, अलग अलग प्रकार के एसिड्स हमारी बॉडी से सिक्रीट होते रहते हैं, जिसके माध्यम से ये भोजन को पचाते हैं। आगे हम सब कुछ लिखित कॉन्टेक्ट के रूप में आपको देंगे। पहले हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझाने का एक बेसिक सा प्रयास कर रहे हैं। जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे रोटी के साथ पनीर की सब्ज़ी खा ली, हमने पनीर की सब्ज़ी रोटी को मुँह में डाला, खाया, फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है। उसका पाचन कैसे होता है? तो उसका पाचन भी यही डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से होता है। वह रोटी हमारे मुंह में डायरेक्ट पेट में और डायरेक्ट फैकल मैटर और डायरेक्ट पाचन तो हो नहीं जाएगा। वह सब रोटी कैसे पचती है, प्रोटीन कैसे अलग होता है, यह सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। हमने रोटी पनीर की सब्ज़ी के साथ खा लिया, खाने में तो बहुत टेस्टी लगा, पर उसका पाचन भी तो होना चाहिए। उसके पाचन की प्रोसेस क्या है, हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले रोटी तो खाई, फिर माउथ ने उसको कैप्चर किया, हमारे मुंह में रोटी का टुकड़ा गया, फिर उसको हम टीथ के माध्यम से, दांतों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जो हमारे दांत होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यह 4 प्रकार के होते हैं। और दांत का जो फार्मूला होता है 2, 1, 2, 3 के फॉर्म में होता है। यह सब कुछ लिखा हुआ अभी आपको आगे मिल जाएगा, एक बार आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। दांतों के माध्यम से जब उसको हम छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इनके चारों तरफ इनेमल लगा होता है। दांतों में जो जो हमारी बॉडी होती है, हमारे बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट जो होता है वो दांत ही होता है। दांत के चारों तरफ इनेमल लगा होता है जो दांत को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाने का कार्य करता है। जब आपको पता होगा किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसे जलाया जाता है तो यह दांत ही ऐसा हमारे बॉडी का पार्ट्स बचता है जो जलता नहीं है, जैसे का वैसा रह जाता है, क्योंकि इसमें एनिमल की वजह से यह जलता नहीं है।
एनिमल की वजह से यह जलता नहीं है। हमारे दांत में चारों तरफ 8 दांत होते हैं। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ बीच से दांत को डिवाइड कर दें तो 8 दांत इधर और 8 दांत इधर, ऐसे 8 नीचे और 8 ऊपर। इस प्रकार 8 8 16, 16 16 32। ह्यूमन में 32 दांत पाए जाते हैं। जब एक शिशु का जन्म होता है तो उसमें केवल 20 ही दांत रहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे में कितने दांत होते हैं, तो बच्चे में केवल 20 दांत दूध के दांत को लेकर प्रेजेंट होते हैं। और जब जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें दांतों की संख्या बढ़ जाती है। दांत कितने हो जाते हैं? 32 दांत हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे, अब दांतों के माध्यम से हमने रोटी और पनीर को कूचा, उसके कई टुकड़े बना लिए। फिर दांत का काम भोजन को चबाना और लुगदी के रूप में कन्वर्ट करना होता है। हमारे मुंह में जब हम दांत से चबाते हैं तो एक सलाइवा पाया जाता है, लार के रूप में, हमारे सलाइवा के रूप में एक टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी को हार्म होने से बचाता है। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या खाने के साथ कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, यह सलाइवा या टाइलिन जो होता है वह उसको वहीं पर मार देता है। लार में एमाइलेज नामक भी एक एंजाइम पाया जाता है। यह बड़ी शर्करा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। बड़ी शर्करा यानी जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। बड़ी शर्करा और छोटी शर्करा क्या होती है? बड़ी शर्करा जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इसे हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। इसी को अगर दो भागों में तोड़ दिया जाए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना दिया जाए, इसे डाइसेक्राइड कहते हैं। और अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ऐसे बन जाए तो इसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। ग्लूकोज के साथ और शुगर भी जुड़े होते हैं जिसे हम फ्रक्टोज कहते हैं। इसी को हम ग्लूकोज को जब दो भागों में तोड़ दिया जाएगा तो इसी को हम छोटे शर्करा के रूप में जानते हैं। अब यहाँ तक जब भोजन गया, उसको छोटे भागों में तोड़ दिया गया, उसके बाद क्या होता है? अब आइए हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने आपको जो कुछ समझाने का प्रयास किया वह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आप देख रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम थ्रू विच न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस, यानी मानव पाचन तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव का पोषण होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट एसोसिएटेड ग्लैंड, इसमें आहार नली और इससे जुड़ी ग्रंथियाँ होती हैं। अब हम देखेंगे डाइजेशन क्या है। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन है क्या? A process is which large food molecules are broken into small molecules with the help of chemical released by gland in the stomach. भोजन के बड़े पदार्थों को ही छोटे पदार्थों में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। एक प्रक्रिया जिसमें बड़े भोजन के टुकड़ों को पेट में ग्रंथियों द्वारा जारी रसायनों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, उसे ही डाइजेशन कहते हैं। अभी हमने आपको बताया जैसे ग्लूकोज एक सिंपल मॉलिक्यूल्स, जटिल मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देने की प्रक्रिया ही डाइजेशन कहलाती है। हम भोजन को खाते हैं, हम भोजन को छोटे छोटे रूप में नहीं खाते हैं। हम तो रोटी का टुकड़ा खाए और हमें नहीं पता है कि हम क्या खा रहे हैं। हम रोटी का टुकड़ा खाते हैं और उससे निगल लेते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो रोटी के टुकड़े को पानी के साथ निगल लेते हैं, तो वह रोटी का टुकड़ा डायरेक्ट हमारे पेट में जाता नहीं है। उसके कई जगह से पाचन होता है। मुंह में लार के माध्यम से पाचन होता है, फिर स्टोमक में पाचन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होने के बाद वह हमारे शरीर से फैकल मैटर के रूप में बाहर निकल जाता है, और जो पचा हुआ पदार्थ रहता है, जो हमारे यूज का काम पदार्थ रहता है, वह ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं। फिर हम देखेंगे मानव पाचन तंत्र में कौन कौन सा अंग शामिल है। एलिमेंट्री कैनाल, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यह सब हमारे पाचन तंत्र में सहायक हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हैं? पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां और अग्नाशय की ग्रंथियां। इन्हीं से पाचन रस स्रावित होता है और हमारे भोजन को पचाने में मदद मिलती है। अब हम एक एक करके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत प्यारा सा चित्र दिखाया गया है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से दिया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ
कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक ख़त्म होता है, यह सब कुछ उसमें दिखाया गया है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम देखेंगे पाचन प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। हमने आपको बताया कि पाचन की प्रक्रिया मुंह से लेकर पेट में जाने तक की ही प्रक्रिया नहीं होती है, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला होता है इंजेशन। इंजेशन टेकिंग द फूड इनटू द माउथ, यानी कि भोजन को मुंह में लेने की प्रक्रिया ही इंजेशन कहलाती है। सबसे पहली प्रक्रिया भोजन की यही होती है। फिर होता है डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट स्मॉल इनफ टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली को पार करके आणविक घटकों में भोजन का टूटना, यानी भोजन को छोटे छोटे पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया ही डाइजेशन कहलाती है। फिर होता है एब्जॉर्प्शन, पास ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू द बॉडीज इंटीरियर एंड देयर पासेस थ्रू आउट द बॉडी, यानी शरीर के अंदर में अणुओं के पारित होने और पूरे शरीर में उनका पारित होना। अर्थात इस जो डाइजेशन के माध्यम से मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है, वह शरीर से बाहर जो वेस्ट मैटर है वो बाहर निकलना, और जो काम की चीज़ें हैं वह हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फिर आता है एलिमिनेशन, यूज़ ऑफ एब्जॉर्प्शन फूड इन द बॉडी। जो हमने फूड को एब्जॉर्ब किया है, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब्ड मैटर रह गया है, उसका बॉडी में यूज करना ही एलिमिनेशन कहलाता है। फिर सबसे लास्ट प्रोसेस आता है डिफेकेशन। डिफेकेशन क्या है? अनडाइजेस्ट फूड रीच इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर बैक्टीरिया टर्म्स इनटू द फेकस व्हिच एक्सक्रीटेड थ्रू एनस, यानी वही अपचित भोजन शरीर से एनस के थ्रू बाहर निकल जाने की प्रक्रिया ही डाइफेक्शन कहलाता है। डाइफेक्शन कहलाता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा भोजन लेने की पहली प्रक्रिया माउथ से शुरू होती है, तो पहले हम माउथ से ही समझेंगे। माउथ क्या है? पाचन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। भोजन ग्रहण करना, चबाना तथा भोजन का लार के साथ मिल जाना माउथ का ही कार्य है। भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, जो भी हमने आपको आगे बताया, इंजेशन कहलाता है। मुंह से दुर्गंध आती है, मुख गुहा या मौखिक गुहा की ओर जाता है। आप देख रहे हैं भोजन को हम सबसे पहले मुंह के द्वारा ही कैप्चर करते हैं। दांतों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। फिर आता है हमारा टीथ। टीथ क्या है? मौखिक गुहा में कई दांत और एक मांसपेशियां जीभ होती हैं, या तो हमारे मुंह के अंदर होता है। आपको पता है प्रत्येक दांत जबड़े की हड्डी के सॉकेट से जुड़े होते हैं। दांतों की कठोर चबाने वाली सतह को एनेमल से बनी होती है, जो भोजन को चबाने में मदद करती है। यह सब कुछ हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसमें खनिज का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। हमने आपको बताया इसमें एनिमल की वजह से दांत जो होते हैं वो मानव शरीर का सबसे कठिन, सबसे कठोर भाग होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यह भी हमने आपको बता दिया था। इसका डेंटल फार्मूला होता है 21-23/21-23। 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। फिर आता है लार। लार क्या है? हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं जो लार का स्राव करती हैं। लार स्टार्च को शर्करा में तोड़ती है। स्टार्च को शर्करा में तोड़ना क्या? वही जो हमने आपको आगे बताया, ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़े कर देना ही लार का कार्य होता है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज inhalation in the oral cavity by the hydraulic action of the carbohydrate spring enzyme the salivary amylase, यानी पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मौखिक गुहा में कार्बोहाइड्रेट विभाजन एंजाइम लार एमाइलेज की हाइड्रोलिक कार्रवाई द्वारा शुरू की जाती है। जो पाचन की प्रक्रिया होती है यह पहले सबसे लार के माध्यम से ही शुरू होती है। स्टार्च का लगभग 30% इस एंजाइम द्वारा डिसेकेराइड माल्टोज में हाइड्रोलाइज किया जाता है। जो हम सब कुछ खाते हैं उसका 30% भाग लगभग लार में ही, मुंह में ही इसका पाचन शुरू हो जाता है। लार में मौजूद लाइसोजाइम एक जीवाणुरोधक एजेंट के रूप में कार्य करता है जो संक्रमण को रोकता है। जैसा हमने आपको आगे ही बता दिया, हमने जो भोजन खाया उसके साथ हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं वह लार में ही आइसोजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है, जिसके माध्यम से वहीं पर किल कर दिया जाता है, वहीं पर मार दिया जाता है। मौखिक गुहा में स्रावित लार में इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम होते हैं। फिर आता है जीभ। जीभ का क्या कार्य है? जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर गुहा में जुड़ी होती है।
या चबाने के दौरान भोजन के साथ लार को मिलाता है। एक मिनट गाइस। लार के साथ भोजन को मिलाने का कार्य जीभ का होता है। दांत तो केवल कूचने का कार्य करता है, फिर हम जीभ से उसे इधर उधर घुमा के लार के साथ मिला देते हैं। जीभ फ्रेनुलम यानी जीभ के नीचे की सतह द्वारा मौखिक गुहा से स्पर्श करती है। जब हम जीभ को उठाएं, नीचे जो एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, इसे हम फ्रेनुलम कहते हैं। इसी के द्वारा जीभ जो है यह जुड़ा हुआ होता है। जीभ की ऊपरी सतह में पैपिला नामक छोटे से पृष्ठड़ होते हैं, जिनमें से कुछ स्वाद कलिकाएं भी पाई जाती हैं। स्वाद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? स्वाद हमें जीभ के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं जीभ के अपर पार्ट में बिटर यानी कि खट्टा का एहसास हमें यहीं से प्राप्त होता है। फिर देख रहे हैं कि बिटर मीन्स कड़वे का जो हमें एहसास होता है वो यहाँ सबसे लास्ट पार्ट से होता है। कभी कभी आपको पता है, जब हम बचपन में हमें दवा खाने के लिए दिया जाता है तो मम्मी कहती हैं दवा जीभ के एकदम पिछली भाग पर रख कर निगल लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह दवा फिर भी उतनी ही कड़वी लगती है जितने हमें आगे से कड़वी लगती है। अगर हम आगे रख के खाएंगे तो भी उतनी कड़वी लगेगी और पीछे रख के खाएंगे तो भी उतनी कड़वी लगेगी। क्यों? इसका कारण है क्योंकि जो कड़वापन की जो ग्रंथियाँ होती हैं वह जीभ के सबसे लास्ट भाग में पाया जाता है। फिर देखिए दूसरे पार्ट में पाया जाता है यहाँ पर जीभ के साइड में सोर्स यानी खट्टे की ग्रंथियाँ। खट्टा का एहसास कहाँ से होता है? यहाँ से। फिर आता है साल्टी यानी नमक का एहसास कहाँ से होता है? इन ग्रंथियों से। और जीभ के सबसे अपर पॉइंट पे स्वीट यानी मीठे का स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। फिर आता है हमारा ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या है? ओसोफेगस को ही हम फूड पाइप के रूप में जानते हैं। फूड पाइप जो भोजन को स्टोमक तक ले जाता है और भोजन को गटकने अर्थात घोटने की प्रक्रिया में सहायक होता है। क्या? ओसोफेगस। ओसोफेगस स्पिंचर ओसोफेगस में एक ओसोफेगस स्पिंचर पाया जाता है जो ओसोफेगस के लास्ट और स्टोमक के स्टार्टिंग में ही लगा होता है। इसी स्पिंचर के माध्यम से हम स्पिंचर को हम वाल्व भी कहते हैं। इसी के माध्यम से भोजन जो होता है वह स्टोमक में बड़े आसानी से चला जाता है और स्टोमक का भोजन बाहर ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है, क्योंकि यह जो ओसोफेगस का स्पिंचर होता है, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर एक स्पिंचर वाल्व लगा होता है। स्पिंचर वाल्व ओसोफेगस के माध्यम से जब भोजन अंदर आता है तो यह स्पिंचर वाल्व भोजन की दबाव से खुल जाता है और भोजन अंदर चला जाता है। और पेट में जो भोजन जाता है यह लौट कर ऊपर क्यों नहीं आता है? क्योंकि यह स्पिंचर वाल्व फिर वापस से बंद हो जाता है, इसलिए यह भोजन वापस लौट कर नहीं आता है। कभी कभी आपको पता होगा हमको ढकार जैसी प्रक्रिया आ जाती है। वह क्यों आती है? इसी स्पिंचर वाल्व के कारण। जब हमारा पेट खाली हो जाता है और हमको सब कुछ खाते पीते नहीं है, हमारे गैस बनता है, तो स्पिंचर वाल्व जब नीचे से प्रेशर पड़ता है तो यह खुल जाता है और ढकार जैसी प्रक्रिया आ जाती है। स्टोमक में HCl पाया जाता है। जब पेट खाली हो जाता है तो HCl गैस बढ़ जाता है, क्योंकि स्टोमक में जूस निकलता रहता है हमेशा, आपको पता होगा। तो यह स्पिंचर के माध्यम से ऊपर आ जाता है और ढकार आ जाता है। बॉम्बेट का प्रोसेस भी इसी स्पिंचर के दबाव पड़ने पर होता है। फिर हम देख लेंगे यह है क्या। यह फूड पाइप यानी कि ओसोफेगस क्या है, हमने आपको इसको समझा दिया। लिखित भाषा में जो यहाँ पर लिखा हुआ है वह आप पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर आती है स्टोमक। स्टोमक क्या है? पेट की आंतरिक संरचना जो होती है उस पर म्यूकस का स्राव होता है। पेट का जो आंतरिक भाग होता है इसे म्यूकस का स्राव। म्यूकस क्या होता है? आपने एलोवेरा जूस देखा होगा। जिस तरह एलोवेरा जूस लसलसा सा होता है, चिपचिपा सा, जैसे जेली होती है, उसी तरह एक पेट में अंदर से म्यूकस का स्राव होता है। म्यूकस एंजाइम है, हार्मोन से स्राव होता है। ये अमाशय के चारों तरफ, अमाशय हमारा जो स्टोमक है इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, जिससे HCl पेट की सतह को हार्म नहीं कर पाता है, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा हार्मफुल एंजाइम है। जब यह क्या कहते हैं, म्यूकस जो है पेट के चारों तरफ फैल जाता है तो यह HCl हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। जो आपने सुना होगा कैंसर,
कैंसर क्यों होता है, पेट का कैंसर जो होता है वो इसी HCl के कारण होता है। HCl एक एसिड है, या जब हमारा पेट खाली रहता है, हम लंबे समय तक कुछ खाते पीते नहीं या खाने की प्रक्रिया बदल जाती है, तो HCl तो अपने हिसाब से हमेशा स्रावित होता रहता है। लेकिन जब हमारे खाने का टाइम चेंज हो जाता है, जब हमारे पेट में भोजन रहेगा तो HCl भोजन को पचाएगा, लेकिन जब हमारे पेट में कुछ रहेगा नहीं, हमारा पेट खाली रहेगा, तो यह धीरे धीरे जो है हमारे पेट को चारों तरफ से काटता रहता है, और जिससे पेट का कैंसर हो जाता है। HCl बैक्टीरिया को मारने का भी कार्य करता है। डाइजेस्टिव जूस भोजन में आए प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। प्रोटीन इज अ पॉलीसेक्राइड ऑफ एमिनो। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। स्टोमक के बाद जब बचा हुआ भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वह भी एक वाल्व के माध्यम से, जैसे अभी हमने आपको बताया ओसोफेगल स्पिंचर, इसी तरह एक पॉलिरिक स्पिंचर होता है, इसके माध्यम से स्टोमक का जो भोजन होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है या आप पढ़ लीजिएगा। स्टोमक के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने आपको बता दिया। ये देखिए स्टोमक का बहुत अच्छा सा फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। यहीं से हमारा जो है, जो हमने आपको बताया, एक वाल्व लगा होता है पॉलरिक वाल्व, वो यहीं पे लगा होता है, और यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होता है। ये देखिए पॉलरिक स्पिंचर यहीं पे लगा होता है। फिर आता है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत क्या है, छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं, जबकि या तो लंबाई में बहुत बड़ी होती है, इसका जो डायामीटर होता है वह कम होता है, या लंबाई में तो 5 मीटर की होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर की होती है, लेकिन छोटी आंत का डायामीटर जो होता है वह कम होता है। आगे देखिए, जब HCl छोटी आंत में जाता है, वह अम्ल छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत का पदार्थ क्षारीय हो जाता है बाइल जूस के माध्यम से। आप जानते हैं कि HCl एक अम्ल है, लेकिन छोटी आंत में जाने के बाद वह क्षार यानी बेस बन जाता है। तो किसके माध्यम से, हमारे लीवर से हमेशा बाइल जूस सिक्रीट होता रहता है। वह बाइल जूस हमारी छोटी आंत के मुहाने और स्टोमक जहाँ से ख़त्म होता है, छोटी आंत जहाँ से शुरू होती है, वहीं पे सिक्रीट होता है, वहीं पे हमारा लीवर लगा होता है। लीवर को आप फील कर सकते हैं अपने दाहिने साइड में, चेस्ट के जस्ट नीचे, पेट के ऊपर देखेंगे आपको एक उभार सा भाग दिखाई देगा, वहीं पर लीवर होता है। वहीं से बाइल जूस निकलता रहता है जो अम्ल को क्षार में कन्वर्ट कर देता है। भोजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वह छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में फिंगर जैसी स्ट्रक्चर, फिंगर जैसी संरचना, अंगुलियों की जैसी संरचना पाई जाती हैं, जिसे हम बिली कहते हैं। बिली क्या होती है, बिली के अंदर एक पाइप होता है, उसे लेक्टाइल कहते हैं। जो लेक्टाइल रक्त नलिकाएं होती हैं, रेक्टाइल जो है वह रक्त नलिकाएं हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। बिली जिसे पचा नहीं पाता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। बिली के द्वारा ही हम भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। छोटे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 मेन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिलियम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यह इसके 3 मेनली मोस्ट पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। फिर हम देखेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती है, बचा हुआ भाग बड़ी आंत में चला जाता है। आपने यहाँ पे देखा बड़ी आंत की तुलना में छोटी आंत व्यापक और छोटी होती है। हमने आपको बता दिया बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसका कार्य अनिश्चित खाद्य सामग्रियों से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करना होता है। श्लेष अपशिष्ट मलाशय में गुजरता है और अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा के माध्यम से मल पदार्थ को हटा दिया जाता है, इसे इंजेशन कहते हैं। यानी फैकल मैटर का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया ही इंजेशन कहलाती है। इलिगोकैसल वाल्व के माध्यम से मल के रूप में जो पदार्थ होता है वह शरीर से बाहर निकल जाता है। यह सब कुछ हमने आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको डाइजेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पाचन ग्लैंड यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। यह हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। वैसे बेसिक चीज़ें इसमें जो है, लार के बारे में हमने आपको बता दिया, लार क्या है, लार का क्या कार्य है, यह सब कुछ आपको हमने बता दिया। लेकिन इसको और विस्तृत रूप में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक का पाचन की प्रक्रिया समाप्त होती है। फैकल मैटर बाहर निकलने की ही प्रक्रिया को पाचन खत्म हो जाता है। आगे की चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है आपको इतना पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
दोस्तों उम्मीद है अभी तक हमने आपको जो कुछ भी बताया वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए। आप इस चैनल को जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे इस बैच को उतनी सी ज़्यादा वरीयता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं, ये तो हमारा बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच है। इसी की तरह हमारा इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच और एनटीपीसी जिसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को डिसाइड हो गया है वह स्टार्ट होने जा रहा है, स्टार्ट हो गया है उसका बैच। उसमें जितने भी रिवीजन क्रैश कोर्स जो हैं वह हम आपको कराएंगे। जितना जल्दी हो सके आप सारे बैच को ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।